नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मेरा होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ का जो वीडियो वो है प्रोजेस्टेरॉन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ईस्ट्रोजन के बारे में। मैंने बोला था उस वीडियो के एंड में कि मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेस्टेरॉन जो मेडिसिन है उसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। दोस्तों, जो नोसोड्स है, जो सार्कोड्स है, इसको यूज़ करने का जो जनरल रूल्स है मैंने अपने होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ के प्लेलिस्ट के एक वीडियो में, या आपको नोसोड्स जो सार्कोड्स का जो अलग प्लेलिस्ट है उसके वीडियो में भी मिल जाएगा। हाउ टू यूज़, व्हेन टू यूज़ नोसोड्स एंड सार्कोड्स, क्या रूल्स है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वो हर मेडिसिन में इंडिकेटेड है, वो यहाँ पे भी ये जो प्रोजेस्टेरॉन का वीडियो है इसमें भी इंडिकेटेड है। वो क्या है? वो इन ए नटसेल, जब हम लोग वेल इंडिकेटेड मेडिसिन फेल कर जाता है, जब पेशेंट स्टेल्स्टीन कंडीशन में चला आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा कोई मेडिसिन का इंडिकेशन नहीं रहता है, कोई मायाज्मेटिक ब्लॉक, फिक्स्ड मायाज्मेटिक ब्लॉक, पॉजिटिव फैक्टर ब्लॉक कुछ भी नहीं रहता है, तब हम लोग नोसोड्स को यूज़ करते हैं एज ए स्टिमुलेटिंग मेडिसिन। इसके बाद अक्सर पेशेंट्स बहुत सारा बेनिफिटेड सिम्टोमेटिक रिलीफ भी पेशेंट का हो सकता है, हो भी जाता है। अगर नहीं होता है तो दूसरा मेडिसिन का इंडिकेशन क्लियर हो जाता है, सिम्टम्स को ओपन अप कर देता है। नाउ कम टू प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का क्या हाल है? प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो फीमेल ओवारी एंड दूसरे जगह से निकलता है। ये इसको हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है, प्रेगनेंसी को कैरी करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका काम का, और ये फीमेल लाइक बहुत सारे फंक्शंस को कंप्लीट करता है। तो इसका जो जगह है जहाँ पे हम लोग इसको काम करा सकते हैं वो है फर्स्ट क्लिनिकल जो जगह है, क्लिनिकल पॉइंट है इसका रिकरेंट मिसकैरेज। जहाँ पे मिसकैरेज बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसे जगह पे हम लोग प्रोजेस्टेरॉन को यूज़ कर सकते हैं, रिकरेंट मिसकैरेज। माइग्रेन के जगह पे हम लोग प्रोजेस्टेरॉन को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इनफर्टिलिटी, स्पेशली सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में, जो एक बच्चा हो गया है दूसरा बच्चा नहीं हो रहा है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम टू मेनोपोजल सिंड्रोम्स में हम लोग प्रोजेस्टेरॉन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेनोपोजल सिंड्रोम में प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है सडनली। ये सब जगह पे हम लोग प्रोजेस्टेरॉन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके सिवा भी प्रोजेस्टेरॉन का भी ईस्ट्रोजन के जैसा कुछ मूड स्विंग्स, कुछ एंग्जाइटी, कुछ इरिटेबिलिटी, कुछ वीकनेस, बहुत सारे ऐसे मिसनोमार सिम्टम्स होंगे। लेकिन जहाँ जिस पॉइंट्स को, जिस जगह को मैंने बताया है उस जगह को स्पेशली हम लोग प्रोजेस्टेरॉन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये प्रोजेस्टेरॉन का जो माइंड का जो सिम्टम्स है ये थोड़ा सा वेरीफाइड है, थोड़ा सा क्लिनिकल वेरिफिकेशन करके इसको डाटा को अपग्रेड किया गया है। उसमें है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी वीक, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, एंगर, एंटी सोशल, पैनिक अटैक्स, वेरी इमोशनल्स, फीलिंग ओवरवेल्म्ड, मूड चेंजेस। ये सब सिम्टम्स मैंने जो पहले ईस्ट्रोजन में भी बताया, अभी थोड़ा देर पहले भी बताया, वैसा सिम्टम्स प्रोजेस्टेरॉन में भी देखा जाता है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, सीपिया के तरह या दूसरा कोई मेडिसिन के तरह, फीलिंग ऑफ डिस्पेयर एंड होपलेस, मेरा कुछ नहीं होगा और नहीं हो सकता है, uncontrollable crying, immense sadness, suicidal depression, psychotic delusion, feel like they are in another's body, like asaram europeum, like thuja, like anacardium, like बहुत सारा मेडिसिन। पेशेंट ऐसा इमेजिन करता है कि मेरा शरीर में कोई और है या मैं किसी के और शरीर में हूँ। बहुत ज़्यादा सुइसाइडल डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा आपका सुइसाइडल टेंडेंसी भी ग्रो कर सकता है। लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन से ऐसा मूड बन जाता है जिसमें ऐसा सिम्टम्स आ जाता है, और एंग्री एंड पैनिक अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, फेंटिंग लाइक जेल्सीमियम बहुत ज़्यादा होता है। वेट लॉस एंड वेट गेन के पेशेंट्स को भी हम लोग प्रोजेस्टेरॉन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोगों को समझ के चलना है। देखिए, मैट्रिया मेडिका सीखने में और मैट्रिया मेडिका को पढ़ने में मेरा एज ए स्टूडेंट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स मेरा 17 ईयर्स चल रहा है, उसके पहले स्टूडेंट्स में 6 साल, तो लगभग 23 ईयर्स इन होम्योपैथी में गुजारने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है। देखिए, हम लोग तो बोल देते हैं, बहुत बोलने के टाइम किसी भी नोट्स देख के, किसी भी किताब देख के बहुत सारे सिम्टम्स,
लेकिन आपको 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद कितना याद रहेगा? बहुत ज़्यादा याद नहीं रहेगा। यू हैव टू मेमोराइज विथ लर्निंग। आपको समझ के पढ़ना है, तब जाके आपको याद में रहेगा। और सब सिम्टम्स को याद रखना जरूरी भी नहीं होता है। हम लोगों को इस बीमार ड्रग में, प्रोजेस्टेरॉन में, ये समझना है कि प्रोजेस्टेरॉन इज द हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है मेनोपॉजल सिंड्रोम में। मेनोपॉज में प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है, ईस्ट्रोजन विथड्रॉल हो जाता है। तो ये जो दो चीज अगर आप समझ के चलते हैं, तो आपका जो प्रोजेस्टेरॉन यूज करने का इंडिकेशन है, ये आपको याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? देखिए, मेनोपॉजल सिंड्रोम में क्या होता है? मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, पैनिक अटैक होता है, इरिटेबिलिटी होता है, वेट गेन होता है, ड्राई स्किन होता है, लो सेक्स ड्राइव होता है, ये सब होता है। और ये सब सिम्टम्स ही पेशेंट का प्रोजेस्टेरॉन का इंडिकेशंस भी होता है। ये सब सिम्टम्स में अगर आपका वेल इंडिकेटेड मेडिसिन लाइक सीपिया हो, नेट्राम्यूरो, कुछ भी हो, फेल कर जाए, पेशेंट का दूसरा कोई मेडिसिन का इंडिकेशंस ना हो, मायाज्मेटिक ब्लॉक ना हो, फिक्स्ड मायाज्मेटिक एक्यूट ब्लॉकेज ना हो, पॉजिटिव फैक्टर कुछ ना हो, देन प्रिस्क्राइब प्रोजेस्टेरॉन। पोटेंसी डोज सेम 200 या 1 mg का 3 या 4 डोज सुबह खाली पेट में नींद से जाग के मुंह को सादा पानी से कुल्ला करके 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के पेशेंट को दे दीजिए, या डोज बना के आप शुगर मिल के दीजिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो डिस्टेरॉइड में दीजिए। 3 या 4 डोज आप दीजिए। उसके बाद आप 15 दिन वेट कीजिए या 1 महीना वेट कीजिए, सिम्टम्स बेटरमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है और एक जगह जहां पे मैंने बोला है कि मेनोपॉजल सिंड्रोम। नाउ प्रेगनेंसी में पेशेंट का क्या होता है? प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट का मिसकैरेज हो रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा जगह है प्रोजेस्टेरॉन की यूज करने का। और एक कहां पे जगह है? आफ्टर मिसकैरेज कुछ आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, मिसकैरेज हो चुका है, उसके बाद से कमर दर्द नहीं जा रहा है, उसके बाद से ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, उसके बाद से पीरियड्स नहीं हो रहा है, उसके बाद से इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, उसके बाद से पेट में दर्द नहीं ठीक हो रहा है, देन यू कैन प्रिस्क्राइब, अगर दूसरा कोई मेडिसिन का इंडिकेशन ना रहे तो प्रोजेस्टेरॉन। नाउ नेक्स्ट और एक जगह है कहां पे आप प्रोजेस्टेरॉन यूज कर सकते हैं। अगर आपका पेशेंट का पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम या एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस लाइक जगह है, वहां पे भी प्रोजेस्टेरॉन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। भले कि ईस्ट्रोजन का ज़्यादा रोल है, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी स्टेट्स उसको बोला जाता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का भी रोल रहता है, क्योंकि सिम्टम्स अक्सर वहां पे भी ऐसे देखा जाता है। तो ये 3-4 चीज़ों को अगर आप पॉइंट को आप इंपॉर्टेंस दे, तो प्रोजेस्टेरॉन आपका याद में रह जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे प्रैक्टिस में। नाउ कम टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। किसके साथ हम लोग, कौन से रेमेडीज इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं क्लोजली? इंडिकेशंस, टिप्स टू प्रेस्क्रिप्शन। फर्स्ट वन, इग्नेशिया, सीवियर डिप्रेशन, सीवियर पैनिक अटैक, सीवियर डिप्रेसिव साइकोसिस, बहुत ज़्यादा दुख, इतना दुख उसमें होता है कि सुइसाइड कर लेना चाहता है, चुप हो जाता है, स्टिल स्टैंड। इग्नेशिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दुख तो हर रेमेडी में होता है, लेकिन जो दुख में चुप हो जाए, दैट इज इग्नेशिया। किसी का डेथ के बाद उसका वाइफ रो नहीं रहा है, पत्थर बन गया है, लोग आके बोल रहे हैं रुलाओ उसको वरना पागल हो जाएगी। पागल नहीं भी हुई तब भी इग्नेशिया काम करेगा, पागल हो भी गया, याद रखिएगा दोस्तों, दैट इज द जगह ऑफ इग्नेशिया। पागल में भी काम करता है। यह है इग्नेशिया का क्लासिकल इंडिकेशन, कभी भी भूलिएगा मत। ऐसे करके समझ के अगर मेट्रियोमेटी को याद रखिएगा तो आपका बहुत अच्छा काम करता है मेडिसिन। नाउ नेट्राम्यूर इज द वेरी गुड मेडिसिन ऑफ क्रॉनिक सप्रेसिव मेंटल डिजायर्स। बहुत ज्यादा दुख, साइलेंट ग्रीफ, मॉर्टिफिकेशन, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझको ये होना नहीं चाहिए था, डिवोर्स के बाद, ब्रेकअप के बाद, कोई भी ऐसा चीज जो उसके साथ मॉर्टिफिकेशन हुआ है, वेक्सेशन हो रहा है, डिजर्व डिस्प्लेजर है, नेट्राम्यूर इज द वेरी गुड मेडिसिन। लीन थिन, नेक थिन पेशेंट जो है वीपिंग डिस्पोजिशन पेशेंट में रहता है, पेशेंट हाईली इमोशनल होता है, कॉन्सोलेशन एग्रावेशन होता है पेशेंट का सॉल्ट डिजायर है, फिश डिजायर है, ब्रेड एवर्शन है, पेशेंट का वार्ट्स होता है,
पेशेंट का मॉर्निंग डायरिया रहता है, पेशेंट का थ्रस्ट अच्छा है, पार्सपिरेशन ज़्यादा है, पानी का प्यास भी ज़्यादा है, देन यू कैन प्रेस्क्राइब नेट्रम म्यूरेटिकम। नाउ ऑराम मेटालिकम, ऑराम मेटालिकम के जैसा भी यहाँ पे है सुइसाइडल डिस्पोजिशन, लेकिन ऑराम मेटालिकम का जो दुख है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सप्रेसिव होने के बाद भी वो एक अलग तरफ का होता है। ऑराम मेटालिकम पेशेंट्स आर मेंटल पेशेंट, उनमें दुख का पॉजिटिव हिस्ट्री होने का, मॉर्टिफिकेशन का, जिंदगी में उनका कोई दुर्घटना हो चुका है, उसके बाद से ऐसा कोई इशू नहीं रहता है। ऑराम मेटालिकम पेशेंट्स का जो होता है वो साइकियाट्रिक इलनेस के कारण सुइसाइडल टेंडेंसी होता है, उसके लिए वो डिप्रेशन दुख में चला जाता है। देन यू कैन थिंक अबाउट ऑराम मेटालिकम इफ अदर सिम्टम्स एग्रीड। सीपिया, सीपिया का दुख क्यों होता है? सीपिया जो मैंने ईस्ट्रोजन वीडियो में बताया है, सीपिया इज ए क्लोजली रिलेटेड टू ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सीपिया का जो पेशेंट है फीमेल है, लेकिन उनका बॉडी डेवलप नहीं होता है, ब्रेस्ट डेवलप नहीं होता है, हिप्स डेवलप नहीं होता है। सीपिया का जो पेशेंट का जो मुंह है उसमें टेल टेल फेस रहता है, येलो शैडल लाइक एक अपीयरेंस रहता है, डिप्रेसिव फेसिस रहता है सीपिया का। सीपिया का पेशेंट बेसिकली एंगर होता है, आर्डेंट होता है, लाइक नाक्स भूमिया का। सीपिया को कभी कभी मेल नाक्स भूमिका बोला गया है और नाक्स भूमिका को कभी कभी फीमेल सीपिया बोला गया है। याद रखिएगा, दीज आर द टिप्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, टिप्स टू मेमोराइज मेट्रिया मेडिका। सीपिया का पेशेंट इरिटेबल होता है, खिटखिट करता रहता है, ना आर्डेंट होता है, जिद्दी भी होता है, उसके कारण उसका हर किसी से, फैमिली मेंबर से उसका डिसैटिस्फैक्शन, तनाव बना रहता है और वो डिप्रेसिव में चला जाता है। दुख के कारण नेट्रम म्यूर या इग्नाशिया के यहाँ पे नहीं, इग्नाशिया और जो नेट्रम म्यूर दुख के कारण चुपचाप हो सकता है, चुपचाप ज्यादा इग्नाशिया होगा, नेट्रम म्यूर बात करेगा लेकिन इग्नाशिया से ज्यादा नहीं। लेकिन सीपिया अपने इरिटेबिलिटी, अपने ही कारण, अपने ही फैमिली मेंबर से रिलेशन खराब कर लेता है, फिर उसको अच्छा नहीं लगता। लड़का क्या करे, नहीं क्या खाए, मैं देखना नहीं चाहता हूँ, हस्बैंड आए जाए मुझको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, किससे घूम रहा है, उसको किससे मोबाइल में चैट कर रहा है, मुझको याद नहीं, मैं चुपचाप हूँ, अपने धुन में हूँ। दैट इज सीपिया, इंडिफरेंस ऑफ सीपिया। नाउ कम टू लैकेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, सॉरी मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एज वेल एज मेनोपॉजल सिंड्रोम। लैकेसिस का पेशेंट हॉट पेशेंट होगा, लैकेसिस का पेशेंट बहुत ज्यादा बात करेगा मेरे तरह, लोकुआसिटी होगा, लैकेसिस का पेशेंट टाइट क्लॉथिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता, डिजायर स्वीट्स होता है, लैकेसिस में डिजायर मीट होता है, फियर ऑफ स्नेक्स होता है, मेंस्ट्रुएशन एमिलोरेशन होता है, हर प्रॉब्लम लैकेसिस का मेंस्ट्रुएशन एमिलोरेशन हो जाता है। ये जो जगह है इसमें आप लैकेसिस भी सोच सकते हैं। तो ये जो रेमेडीज है इसको क्लोजली मैं कोरिलेट करने का कोशिश किया हूं, कोरिलेट इसको कुछ हद तक आप इसके साथ कोरिलेट कीजिए और डिफरेंस कीजिए और मेट्रिया मेडिका का ज्ञान यहाँ पे लगाइए। दोस्तों प्रैक्टिस में रिपर्टरी, कंप्यूटराइज्ड रिपर्टरी आप कितना भी यूज कर ले, दिन के अंत में एक क्लासिकल प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको मेट्रिया मेडिका नॉलेज ही ज़्यादा चाहिए। और मेट्रिया मेडिका नॉलेज में आपको वही एलन स्कीनोट का जो सिम्टम्स है, 8, 10, 15, 20, 25, 30 सिम्टम्स एक मेडिसिन का, दीज आर द हॉलमार्क सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथी, दीज आर द मोर जनरल सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथी। चाहे वो पर्टिकुलर सिम्टम्स भी हो, पर्टिकुलर सिम्टम्स होने के बाद भी उसका इतना इंपॉर्टेंस एलन स्कीनोट का होता है क्योंकि वो जो सिम्टम्स है वो हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स, एलन एनसाइक्लोपीडिया का वेरीफाइड ग्रेड 1 क्लासिकल सिम्टम्स है। तो वही सिम्टम्स आप याद रखिए, उसी को समझिए, उसी को जनरलाइज कीजिए, कभी कभी उसी को पार्टिकुलराइज कीजिए, वही के एंगल से सोचिए, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन कभी भी नहीं गलत होगा। दोस्तों कुछ भी जानना चाहते हैं तो हर कॉन्स्ट्रक्टिव इंक्विजिटिव कमेंट का मैं आंसर देने का कोशिश करता हूं। और होम्योपैथी लर्निंग सीरीज का और कोई टॉपिक के ऊपर होम्योपैथी सीखने के लिए जो जरूरी होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का कॉमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों।